बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महवाल। सबसे पहले बात करेंगे जो 17 साल बाद टीम पाकिस्तान आने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 के साथ साथ वाइट वाश करने में कामयाब हुई और 17 साल बाद टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली इंग्लिश टीम ने 70 साल में ये पहली बार पाकिस्तान को होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज़ में वाइट वाश करने के बाद अब वतन वापसी पहुंच गई है। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया था और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जो पाकिस्तान को जीतने के लिए 354 रन का हदफ दिया गया था इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। तो पाकिस्तान सिर्फ मौज 328 रन बना सकी थी और 26 रन से शिकस्त से 2-4 हुई थी। तो अगर आखिरी टेस्ट की बात की जाए नेशनल स्टेडियम कराची की तो पाकिस्तान की तरफ से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। प्री इनिंग्स में पाकिस्तान ने 304 रन पर पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी पेविलियन वापस चले गए थे। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 354 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इसमें डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद ने इस इनिंग्स में 4 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। अगर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में अच्छा ना कर सका जो तवक्को की जा रही थी बाबर 11 की जानिब से। तो पाकिस्तान मात्र 216 रन बना सकी और सिर्फ बाबर आजम और सऊद शकील और आगा सलमान के अलावा कोई बैट्समैन क्रीज पर मौजूद और ना टिक सका। अगर बाबर आजम की बात कीजिए तो 123 गेंदों का सामना किया, 78 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। आगा सलमान की अगर बात की जाए तो 93 गेंदों पर 56 रन सिर्फ इनिंग्स खेल सके। उसके बाद कोई बैट्समैन जारहाना इनिंग्स या अच्छा रन नहीं कर पाए। तो इस तरह पाकिस्तान 216 रन के मजमूई स्कोर में 167 रन का हदफ देने में कामयाब हुई और इंग्लैंड क्रिकेट टीम 167 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर 2 सिर्फ खिलाड़ी आउट हुए और 2 सिर्फ इब्रार अहमद ने ही 2 खिलाड़ियों को आउट किया और कोई ऐसा फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर इंग्लैंड के प्लेयर को आउट ना कर सका। अगर इंग्लैंड की बात कीजिए तो बेन डक ने 78 गेंदों का सामना किया, 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली और जैक रोली ने 41 गेंदों का सामना किया और 41 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड वन बाई 8 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इब्रार अहमद ने 12 ओवर में 78 रन देकर 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल वहीद रब्बानी साहब। सबसे पहले मैं अब्दुल वहीद रब्बानी साहब आपको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। तो बात चल रही है सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ खेली गई वाइट वाश 70 साल के बाद पाकिस्तान के होम ग्राउंड में शिकस्त से 2-4 हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरा हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो 26 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और तीसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में जो एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद मंजूरी के बाद नजम सेठी को नया पाकिस्तान चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वाइट वाश। तो अब्दुल वहीद रब्बानी साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, सबसे पहले बात करेंगे वाइट वाश के हवाले से। तो ये 70 साल के बाद में ये पहली तारीख है जो पाकिस्तान की होम ग्राउंड में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 के साथ साथ वाइट वाश करने, इसमें आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? टीम मैनेजमेंट को, टीम सिलेक्शन कमेटी को या कप्तान बाबर आजम को? इस बारे में मुझे ज़रा कमेंट्स दीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस रही कौमी टीम की और जहाँ तक तल्लक है कि जिम्मेदार कौन है, देखिए सारे हैं, सिलेक्शन कमेटी भी है, उसके बाद टीम है, फिर बाबर आजम है, डेफिनेटली उस टीम के लीडर है। अब बात की जाए देखिए तीसरे के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा था, अगर हमने सरफराज अहमद को पिछली 3 सीरीज से साथ रखा हुआ है, इंग्लैंड के साथ थे, श्रीलंका के हमारे साथ थे, मगर उसको चांस नहीं दिया गया। रिजवान की परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट की अगर हम बात की, उसको एज एक T20 प्लेयर और इसके साथ वनडे का खेल रहा है तो उसको उस लिहाज से हम उसको वनडे खिला रहे हैं, जो टेस्ट की जो टेस्ट उसको खिलाया जा रहा है। तो इंतहाई एक तरह की कह सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में एक बड़ा सवालिया निशान था। उसके बाद बाकी बात की जाए हमारे पास ओपनर की उस तरीके से अमाम अगर अनफिट है फिर उसको बाद दोबारा फिर खिलाया जा रहा है। आबिद अली
ये मेरे ख्याल में राब्ता हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया, तो बात चल रही थी। अब्दुल हाफिज साहब बता रहे थे कि इसमें सरफराज अहमद को, ये T20 प्लेयर है, इसको जगह नहीं देनी चाहिए टेस्ट में। तो दूसरी अगर बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान, जो 20 साल बाद, इससे पहले भी न्यूजीलैंड दौरा करने पाकिस्तान आई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के टीम की तरफ से सिक्योरिटी का इशू बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वापस चली गई थी। अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंच चुकी है और कल गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस मैच भी, थोड़ा उसमें प्रैक्टिस भी की है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर को जो मैच होने वाला है, तो इसमें जो टेस्ट रिकॉर्ड है हमारा, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, इमाम उल हक, शान मसूद, आगा सलमान, कमरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद। और ये रिजवान सबसे पहले विकेट कीपर होंगे और दूसरे विकेट कीपर सरफराज अहमद होंगे। इब्रार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, नुमान अली और जहद महमूद पर ये टेस्ट स्क्वाड पर मुश्तमिल ये खिलाड़ी का अनाउंस हो चुका है। ये पाकिस्तान के अब साबिक हो गए हैं चीफ सिलेक्टर। तो इस पे हमारी बात होगी, इस पे डिस्कशन होगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो वाइट वाश करने में कामयाब हुई इंग्लैंड क्रिकेट टीम। वाइट वाश के साथ साथ 17 साल बाद वो भी टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली इंग्लिश टीम, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और 70 साल में पहली बार पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में वाइट वाश करने के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम वतन वापसी पहुंच गई। तो बात चल रही थी अब्दुल वहीद रब्बानी साहब से। सर, बात आप कर रहे थे सरफराज और रिजवान के बारे में, अपनी बात जारी रखें। जी देखें, हमने सरफराज को बाहर बैठाया और टीम का हिस्सा तो पिछली 3 जो सीरीज के साथ है, श्रीलंका के साथ ट्रैवल करवाया, उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे साथ था, इंग्लैंड की पूरी सीरीज होम सीरीज गुजर गई और उसका एक इतना डोमेस्टिक में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, मगर उसके बावजूद उसको मौका नहीं दिया गया। एक तरह का सोच से बाहर वाली जो चीजें हैं वो चल रही हैं। ओपनिंग में से अगर बात की जाए, तुम्हारे पास अब माम है, अनफिट पड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। आबद अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो फिट हो चुके हैं। उसका दिन ही उन्होंने 100 किया, उसके अलावा उससे पहले भी डिवीजन 2 में वो अच्छा 2 सेंचुरियां कर चुके हैं। तो क्यों नहीं उन लोगों को चांसेस दिया गया? जब तक उन लोगों को जो इज्जत है वो नहीं दी जाएगी, जैसे सलाउद्दीन बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने आगा जैन और आगा सलमान और बाकी लोगों को तो यहाँ खिला रहे हैं, मगर जो जिस चीज का हक रखते हैं। आप देखते हैं इस बार न्यूजीलैंड के लिए जो शामिल किया गया है कामरान गुलाम को, लेट्स सी उसको कितना मौका दिया जाता है, या फिर उसको भी 1-2 मैच बिठा के दोबारा वापस कर दिया जाएगा। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, फवाद आलम को उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, डोमेस्टिक में अच्छा खेला है, मगर उसको इंग्लैंड के खिलाफ बाहर बैठा दिया गया। बाकी चीजें अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाबर आजम के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमारा, हम जिसको कह सके कि हमारा जो टेस्ट है वो खेलने वाला है। एक अजहर अली था, उसके साथ इस तरह पिछली 3 इनिंग्स के साथ ऐसे किया गया कि उसको बाहर बैठा, उसको मजबूरन इस बात का फैसला करना पड़ा कि उसको घर चले जाना चाहिए था। अब चीजें ये है, हमें टेस्ट को टेस्ट समझकर खेलना चाहिए। फिर हमारा रन रेट है वो भी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि बहुत कम है होता है, जिसकी वजह करके बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कौमी टीम है वो जीत के करीब जाके हार जाती है। हमारा श्रीलंका से मैंने लास्ट में बताया कि मैच इसी तरह हारे थे। रब्बानी साहब, इसको आप किसको ज्यादा कसूरवार ये टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी को ठहराते हैं कि क्या ये हल था कि अगर सरफराज आते तो ये शिकस्त से 2-4 नहीं होते? और भी अगर हारिस रऊफ की अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए, तो कि वो इंजरी का शिकार थे, वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके। तो इससे पहले अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यही टीम थी, इंग्लैंड टीम, और शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर में इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसमें जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया था। क्या ये बॉलर का आप नहीं देख रहे कि ये बहुत हमें बड़ा धचका मिला था इंजरी की सूरत में, जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई थी? देखिए, ये गेम का हिस्सा होता है इंजरी होना, और ये बड़े बड़े प्लेयर, अगर हम 92 की बात करें, वकार यूनुस था, अनफिट हो गया था, पाकिस्तान उसके बावजूद जीत गया था वर्ल्ड कप। तो चीजें ये है, ये चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। और ये जो सीरीज हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, इसमें इतने जो फास्ट बॉलर हैं वो इतने डोमिनेट भी नहीं रही हैं। देख ले, जेमी एंडरसन की को तकरीबन 3-4 विकेटें होंगी 3 मैचों में ना, और जैक लीच की सबसे ज्यादा विकेटें हैं, बरार की ज्यादा विकेटें हैं। उसके बाद आखिरी मैच में आके नुमान ने विकेटें हासिल की। तो इस तरह स्पिनर डोमिनेट रहे हैं, तो इसलिए फास्ट बॉल
आवाज़ आ रही है मेरी अब्दुल वहीद रब्बानी साहब? मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन अब बात चल रही थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, जो वाइट वॉश करने में कामयाब हुई। और वो अब्दुल वहीद रब्बानी साहब इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि ये थोड़े सा टीम मैनेजमेंट का इशू है और सरफराज का भी। अगर सरफराज इसमें पहले आते तो पाकिस्तान शिकस्त से दो चार ना होती। अगर फवाद आलम को टीम का हिस्सा बनाया जाता तो फिर भी कुछ हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। टीम सिलेक्शन की तरफ से, कप्तान की तरफ से कोई ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं किया गया था। तो अगर दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बाद 20 साल बाद आने वाली टीम न्यूजीलैंड, जो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुकी है, गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर ने भी और पाकिस्तान के प्लेयर ने भी। तो 26 दिसंबर बारोज़ सोमवार को जो सुबह 10 बजे मेला सजेगा टेस्ट सीरीज़ की सूरत में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का नेशनल स्टेडियम कराची में। तो ये दो सूरत में टेस्ट सीरीज़ मुनक़िद की गई। इससे पहले न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सिक्योरिटी का इशू बनाकर अपने वापस चली गई थी। तो एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुल वहीद रब्बानी साहब का। एक मरतबा फिर यहाँ एक वक्त हुआ चलता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात पहले ब्रेक से पहले चल रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और उसके बाद बात चल रही थी जो 20 साल के बाद आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो अभी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तो अगर बात की जाए तो फर्स्ट मैच 26 दिसंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में सुबह 10 बजे। अगर दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो अगर शेड्यूल वेन्यू जो है वो मुल्तान है 3 जनवरी को, तो लेकिन मौसम की बनने वाली सूरत हाल जो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर बात की जाए तो ये नेशनल स्टेडियम कराची में ये टेस्ट का इम्कान है कि वेन्यू चेंज हो सकता है। मुल्तान की बजाय कराची नेशनल स्टेडियम में ये दूसरा टेस्ट 3 जनवरी को होने वाला, वहाँ पे मैच मतवक्की है। तो अगर वनडे की बात की जाए तो 10 जनवरी, 12 जनवरी और 14 जनवरी को पहले मरहले में ये 3 ओडीआई मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने वतन वापस चली जाएगी। तो दूसरे मरहले में अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल से लेकर 7 मई तक फिर दोबारा न्यूजीलैंड आएगी पाकिस्तान मैच खेलने के लिए। 5 T20 मैच और 5 ओडीआई मैच खेलने आएगी। तो दूसरे मरहले में आप देखती हैं 20 साल के बाद, इससे पहले भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई थी, लेकिन सिक्योरिटी के इशू पर उन्होंने न्यूजीलैंड ने रिफ्यूज़ किया, मैच खेलने से बिल्कुल साफ इनकार किया कि सिक्योरिटी के इशू हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आई, इंग्लैंड टीम आई, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि सिक्योरिटी का कोई यहाँ कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी की तरफ से अगर दे दे तो क्लियर है। तो साबिक क्रिकेटर और साथ साथ हेड कोच, गैर मुल्की प्लेयर की तरफ से ये बयान जारी हुए कि पाकिस्तान सिक्योरिटी की अगर बात कीजिए तो वो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मैनेजमेंट की तरफ से, पाकिस्तान के अगर चेयरमैन की तरफ से अगर बात की जाए तो क्रिकेट बोर्ड की अगर उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव बयान आती हैं और उनकी तरफ से बहुत ही सपोर्ट आती है। और जितना पाकिस्तान मुल्क में मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, इतना दूसरे मुल्क में मज़ा नहीं आता। क्रिकेट इंजॉय करते हैं, साथ साथ शौकीन भी इंजॉय करते हैं, शौकीन भी चाहती हैं, गैर मुल्की प्लेयर हैं, लेकिन ये सहरा जाता है जो न्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी तीसरी बार पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हतमी मंजूरी के बाद रमीज़ हसन राजा को बरतरफ किया गया है और उसकी जगह पर नजम सेठी को नामजद किया गया है। अगर उसके बाद अगर आइन की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो 2018 में पाकिस्तान के चेयरमैन और साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान की हुकूमत में, तो इमरान खान ने एहसान मानी को बरतरफ करके रमीज़ हसन राजा को लाए थे और 2014 का आइन ख़त्म करके 2019 का
2019 का आइन ख़त्म करके 2014 का आइन बहाल किए है। और उसके बाद अगर नजम सेठी की बात की जाए तो ये चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले रमीज़ हसन राजा को तब्दील करके नजम सेठी जो है ये पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब करने के बाद ये फैसला, और साथ साथ जो पीसीबी तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर ये 4 नोटिफिकेशन पर ये ऐलान किया गया है। अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो पहला नोटिफिकेशन उसमें 2019 का क्रिकेट बोर्ड आइन ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर दूसरे नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 2019 के वज़ीर आज़म के 2 नामज़द करदा नामों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें ये 2 नामज़द थे, एक जो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम थे और दूसरे चीफ सेलेक्टर थे। एक पहली विकेट तो उड़ गई है मोहम्मद वसीम की, अगर दूसरे देखते हैं कि दूसरी विकेट उड़ती है या नहीं होती, ये फैसला नजम सेठी ने करना है। अगर तीसरे नोटिफिकेशन की बात की जाए तो पूरी सिलेक्शन कमेटी को फारिग करने के बाद 2014 का आयन भी बहाल कर दिया जाएगा, और गुज़श्ता रोज़ आयन 2014 का बहाल कर दिया गया। इसमें डोमेस्टिक भी क्रिकेटर आते हैं, इसमें काफ़ी क्रिकेट जो पेंडिंग में थी 2018 से अब ये बहाल हो गई है। अगर चौथे नोटिफिकेशन में बात की जाए तो मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो नजम सेठी ने एक ट्वीट में एक बयान जारी किया है कि मोहम्मद वसीम को बरतरफ करने के बाद न्यू सिलेक्शन कमेटी में जो पाकिस्तान के मायनाज और ऑलराउंडर, पाकिस्तान के डेंजरस बल्लेबाज ऑलराउंडर बूम बूम शाहिद खान अफरीदी को न्यू चीफ सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, रो इफ्तिखार अंजुम, हारून रशीद ये चीफ सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ ये सिलेक्शन कमेटी का कन्वेनियर मुकर्रर कर दिए गए हैं। और PSL 8 में अगर बात की जाए PSL में नजम सेठी का बहुत अहम किरदार रहा है। इसमें बहाल हुए इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई, और PSL अगर 8 की बात की जाए तो नजम सेठी के बहुत बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं कि इस PSL 8 में कोयटा में मैच होंगे, और अगले साल 2024 की बात की जाए तो PSL 9 में पेशावर में भी मुनक्किद किए जाएंगे। आज का हमारा यही टॉपिक था। कल के टॉपिक तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी टीम के साथ अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।